हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, जो कि आपके यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, और ये कंप्लीट कवरेज करने की कोशिश करेंगे जो भी सिलेबस में आपको दिया गया है। और ये बेसिकली वीडियो हेल्पफुल होने वाली है यूजीसी नेट कॉमर्स एस्पिरेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो ये आपका सिलेबस दिया गया है बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनेशनल बिजनेस का। तो आज हो सके तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट तक हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बाकी का वीडियो आपको मिलता रहेगा, और टोटल 3 क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट को। उसके बाद हम इंटरनेशनल बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस होता क्या है, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस होता क्या है। तो अगर हम बात करें बिजनेस की, तो जो भी ह्यूमन एक्टिविटी की जा रही है, जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम बिजनेस बोल देते हैं। या जो भी एक्टिविटी की जा रही है जो कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से की जा रही है, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसको भी हम बिजनेस बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही है उसको भी हम बिजनेस बोलते हैं। और इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट वो होता है जो कि सराउंडिंग होता है, तो बोल सकते हैं, ठीक है। बिजनेस के जो भी आसपास होता है और जो बिजनेस के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक एक करके। द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट कनोट्स एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल ही फोर्सेस क्यों दिए गए हैं। तो देखिए अगर हम बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो इसके आगे क्लासीफाई किया गया है इंटरनल इन्वायरमेंट में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट भी होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होता है। तो वो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है बिजनेस के फंक्शन को, ठीक है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है बिजनेस के फंक्शंस को, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। ये कंट्रोल के बाहर होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या एक्सटर्नल फोर्सेस बोल सकते हैं, या एक्सटर्नल फैक्टर्स बोल सकते हैं। ये बिजनेस इसे ना कंट्रोल नहीं कर पाता है, और ये बिजनेस के फंक्शन को बोल सकते हैं, बिजनेस के फंक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको कुछ हद तक जो होते हैं बिजनेसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, या अल्टर कर सकते हैं, या मॉडिफाई कर सकते हैं। बट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, या एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, वो बिजनेस के कंट्रोल के क्या होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं डेफिनेशन। द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट कनोट्स एक्सटर्नल फोर्सेस, factors, institutions that are beyond the control of the business and they affect the functioning of a business enterprise। और business के functioning पे क्या करते हैं, affect करते हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें कस्टमर्स आते हैं। कस्टमर्स तो आएंगे ही, क्योंकि देखिए कस्टमर्स की नीड और वांट्स के हिसाब से ही गुड्स बनाने चाहिए। अगर वैसे हमने नहीं किया, उसकी कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो वो हो सकता है ना कस्टमर वो प्रोडक्ट ना ले, ठीक है, क्योंकि उनके नीड के हिसाब से तो है ही नहीं। तो कस्टमर को यहाँ पे बेसिकली बहुत मेन माना जाता है कि कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज़ क्या है, वो किस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, तो वो सब भी जानना ज़रूरी होता है। तो ये जो भी फैक्टर्स आप देख रहे हो, जो कि हम पढ़ रहे हैं, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, बिजनेस के बाहर के होते हैं, और ये बिजनेस के फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। अब बात करें सप्लायर्स की, सप्लायर जो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल बिजनेस को, ठीक है। तो सप्लायर्स भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। अगर सप्लायर ने, अगर हम एक ही सप्लायर के ऊपर डिपेंड है और उन्होंने मना कर दिया सप्लाई करने से, तो बिज़नेस की फंक्शनिंग आगे की रुक सकती है। तो ये भी अफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत हद तक अफेक्ट करती है। सोशल इन्वायरमेंट, बात करें सोशल का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे सोसाइटी में रहने वाले लोग, ठीक है, उनकी वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम क्या है, वो सब कुछ देखना, उसके हिसाब से पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, उनको क्या चाहिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट देना। तो यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। इसमें एथिक्स भी आ जाते हैं बिजनेस के, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले इसको डिटेल में। उसके बाद बात करें पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जितना स्टेबल हो उतना बढ़िया होता है, ठीक है।
स्टेबल का मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो कंसिस्टेंट है, वो चेंज नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, कंसिस्टेंट है, तो जिससे क्या होता है बिजनेस भी डिसीजन ले सकता है आसानी से। अगर वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, ओके, स्टेबिलिटी नहीं है, इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बार बार चेंज होती रहती है, तो इसमें क्या होता है मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी बार बार चेंज होती रहती है, तो बिजनेस को भी चेंज होना होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या माना जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो ज़्यादा बढ़िया होता है। लीगल की बात करें तो इसमें आपके लॉस आ जाते हैं वेरियस, ठीक है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता है आपका, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जीएसटी, अलग अलग लॉज आते हैं, तो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, तो इसमें बेसिकली आपका रिसर्च और डेवलपमेंट आ जाता है, इनोवेशंस आ जाते हैं नए नए, उसके हिसाब से बिजनेस को भी अडॉप्ट करना होता है, ठीक है, नहीं तो पीछे रह जाएगा बिजनेस। तो ये सारे फैक्टर एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। वाइल सम ऑफ दिस फैक्टर, इसमें से कुछ फैक्टर जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को, और कुछ जो होते हैं वो इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। अब बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट को, दस बिजनेस इन्वायरमेंट में भी डिफाइन एज द टोटल सराउंडिंग। तो ये अगर बिजनेस है तो इसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं अलग अलग, अगर हम बात करें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, या बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं बिजनेस के फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। टोटल सराउंडिंग कुछ डायरेक्टली करती है, कुछ इनडायरेक्टली करती है बिजनेस के फंक्शनिंग को अफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। इट मे बी ऑल्सो भी डिफाइन एज अ सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज में आपका आ जाता है फिजिकल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपका इकोनॉमिक पॉलिसी आ गया, उसमें फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी आती है। इकोनॉमिक सिस्टम आ जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम में आपका कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। टेंशन मतलब आगे हम ये सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू बता रही हूँ। सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर जो कि पॉपुलेशन के साइज से रिलेटेड है, टेक्निकल फैक्टर्स। तो ये सारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, और ये क्या होते हैं, बेसिकली अनकंट्रोलेबल, मतलब यहाँ पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता इन पे, ठीक है। और ये बिजनेस के फंक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या बिजनेस की जो डिसीजन मेकिंग है क्षमता है उसको भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अफेक्ट द बिजनेस डिसीजंस ऑफ अ फर्म। अब बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट का, तो और भी डेफिनेशन दिया है, इसकी रीडिंग लगा लेते हैं, ये भी दोनों सेम ही है। बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ डिफाइंड एज अ बेयार्ड ऑफ व्हीलर एज अ टोटल ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू द फर्म एंड इंडस्ट्री विच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑपरेशंस। तो वही बात की है ऊपर हमने, वही यहाँ पे दिया है, बस शब्द बदल दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू ऑथर M. Vermeer, business environment encompasses the climate or set of condition, economic, social, political institution in which business operation are conducted। इसी में क्या होता है, बिजनेस ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं, क्लाइमेट होते हैं या कंडीशंस होते हैं जिनमें क्या किए जाते हैं, बिजनेस ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम एक एक करके इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हम देखिए पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर MCQ भी करेंगे, तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो इसको क्लासीफाई किया है इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अगेन क्लासीफाई किया है माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो। अब जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है इसको किसी हद तक जो है वो बिजनेस जो होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं या अल्टर या मॉडिफाई कर सकते हैं, बट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ये अनकंट्रोलेबल होता है, इस पर बिजनेस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, ठीक है। अब हम इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें आता है वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर यूनियन, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। अब देखिए वैल्यू सिस्टम क्या होता है, एक मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी यहाँ पे हम डिस्कस करने ही वाले हैं। वैल्यू सिस्टम क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होते हैं जिसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रह के काम करना होता है।
और बात करें मिशन एंड ऑब्जेक्टिव की, तो मिशन बेसिकली क्या, अब एक विजन होता है, विजन बेसिकली फ्यूचर के बारे में बात करता है, और जो मिशन होता है वो बताता है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रहने का कारण क्या है, एग्जिस्टेंस का रीज़न क्या है। ऑब्जेक्टिव्स बताता है किस काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है कि कहीं पे मैट्रिक्स होता है, कहीं पे फंक्शनल होता है, कहीं पे डिविजनल होता है। तो जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा ना, उतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। बात करें कॉर्पोरेट कल्चर की, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है जिसमें रह के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो क्वालिटी अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर बात करें बिजनेस में अगर बहुत बढ़िया है तो बिजनेस को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादा स्किल एम्प्लॉयज़ अगर आएंगे तो उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। लेबर यूनियंस को भी देखिए, उनकी जो भी डिमांड होती है उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। अगर वो स्ट्राइक पे चल जाएंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस को क्या होगा, लॉस होगा। फिजिकल रिसोर्सेज आते हैं आपके, टेंजिबल जो भी गुड्स आते हैं वो भी इंटरनल इन्वायरमेंट में आते हैं। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, टेक्निकल नो हाउ होते हैं, बेसिकली उसको अडॉप्ट करना होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। अब हम बात करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, तो माइक्रो और मैक्रो दोनों में क्लासीफाई किया है। माइक्रो जो होता है इसके अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन खुद आता है। इसके बाद कस्टमर्स, जैसा कि हमने देखा था, हमने पीछे की कस्टमर्स की नीड और वांट को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तभी जो बिज़नेस होगा वो सक्सेसफुल होगा। कॉम्पिटिटर्स के बेसिकली देखना चाहिए कि वो क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। मार्केट देखना है कि कौन से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। सप्लायर के बारे में मैंने बताया था कि एक से ज़्यादा हो तो ज़्यादा बढ़िया होता है। इंटरमीडियरीज क्या करते हैं, बेसिकली ये जोड़ने का काम करते हैं बिजनेसेस को और कस्टमर को। इसमें आपकी होलसेलर आ जाते हैं, रिटेलर आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करें माइक्रो इन्वायरमेंट की, तो इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आपकी फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमिक सिस्टम में आपका कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमिक, जो कि हम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। अब बात करें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, तो जैसे मैंने बताया कि स्टेबिलिटी होनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और लीगल इन्वायरमेंट में आपके लॉस आ जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल, जैसे हमने देखा था कि जो भी टेक्निक्स होती है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, कुछ इनोवेशंस होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली रूप से बता रही हूँ, टेक्नोलॉजिकल जो होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को भी अडॉप्ट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बिजनेसेस काफ़ी पीछे हो सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, G20, ये सब कुछ ग्लोबल इन्वायरमेंट में आते हैं। इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको बिजनेसेस को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट होते हैं बेसिकली, जिसमें हम देखते हैं सोसाइटी की बिलीव्स क्या है, वैल्यू क्या है, उनके नॉर्म्स क्या है, एक पैटर्न को देखना कि वहाँ पे किस तरीके के गुड्स चल जाएंगे। ठीक है, तो वो सोशल कल्चर में आ जाएगा। इसमें बिजनेस के एथिक्स भी आ जाते हैं। ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, या बोल सकते हैं मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनको हर एक बिजनेस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना होता है। और डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में आपके पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, वही सब कुछ होता है। तो चलिए हम यहाँ पे ओवरव्यू ले लिया, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब हम देख रहे हैं क्या, इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता क्या है, देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है विच इज कंपोज ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, दैट कैन अफेक्ट और कैन बी अफेक्टेड विद द चॉइसेस, एक्टिविटी एंड डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को या एक्टिविटीज़ को या चॉइसेस को। अब बात करें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं वैल्यू सिस्टम। तो देखिए वैल्यू सिस्टम होता क्या है, वैल्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज कंपोनेंट दैट आर पार्ट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इसमें वो सारे कंपोनेंट होते हैं जो पार्ट होते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के। इसमें आते हैं आपके कल्चर, क्लाइमेट, वर्क प्रोसेस, मतलब कोई काम है वो कैसे किया जाए, उसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, उसको फॉलो करना होता है। उसका क्लाइमेट क्या होता है, कल्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस क्या है, नॉर्म्स क्या है, तो ये सब कुछ किसके अंडर आ जाएगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। और जो भी इम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनको इसी फ्रेमवर्क के अंडर करनी होती है। ठीक है, और इसी फ्रेमवर्क के हिसाब से ही करनी होती है। अब बात करें विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, तो तीनों यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया है।
जो विजन होता है बेसिकली कंपनी का, वो डिस्क्राइब क्या करता है, फ्यूचर पोजीशन। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या क्या करने वाली है, उसका फ्यूचर पोजीशन क्या होगा। मिशन बताता है कंपनी के, मिशन क्या बताता है, कंपनीज बिजनेस एंड द रीजन, कंपनी का बिजनेस क्या है। बेसिकली मिशन क्या बताता है कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, और एंड द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, उसके एग्जिस्टेंस का कारण क्या है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या बताता है, अल्टीमेट एम ऑफ द कंपनी, कंपनी का एम क्या है। ठीक है, एंड द वेज टू रीच दोज एंड, और किस तरीके से क्या मतलब क्या क्या किया जाए कि वो एम जो है वो फुलफिल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको समझने जाए, जैसे आप लोगों का एम क्या है, जीआरएफ को लेना। ठीक है, और जीआरएफ को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, बहुत सारा रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का भी एम होता है, या बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और क्या क्या किया जाए कि उस ऑब्जेक्टिव को जो है मीट किया जा सके। अब बात करें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द वे ऑफ एक्टिविटी डायरेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता है तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ डायरेक्ट की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे एक्टिविटीज़ चल रही है। ठीक है, ताकि गोल तक पहुंचा जा सके। स्ट्रक्चर को जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है बिजनेस मैनेजमेंट आगे हम पढ़ने वाले, तो उसमें और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस एक्टिविटी इंक्लूड डेलीगेशन ऑफ टास्क। यहाँ पे क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ टास्क, टास्क किस तरीके से दिया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन कैसा है एक एम्प्लॉयज़ का दूसरे एम्प्लॉयज़ की तरफ, कंपोजिशन कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, प्रोफेशनलिज्म का लेवल क्या है, सुपरविजन क्या है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ना, अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जितना सरल हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, उतना ही जल्दी डिसीजन मेकिंग हो सकती है। अब बात करें कॉर्पोरेट कल्चर की, तो कॉर्पोरेट कल्चर और अदरवाइज कॉल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो यहाँ पे वही आ जाते हैं वैल्यू बिलीव बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे वैल्यूज बिलीफ और बिहेवियर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट सर्टन द वे इन विच एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट कम्युनिकेट एंड मैनेज द एक्सटर्नल अफेयर्स। तो बेसिकली कल्चर बताता है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये कल्चर बताता है। अब बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होती है ऑर्गेनाइजेशन की। सक्सेस या फेलियर ऑर्गेनाइजेशन का ये हाईली डिपेंड होता है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या है। अगर ज़्यादा डेडिकेटेड वर्कफोर्स होंगे तो जल्दी से जल्दी सक्सेस पा सकता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बात करें फिजिकल रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ की, तो फिजिकल रिसोर्सेस में आपके टेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं असर्टन करने के लिए कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी को। ठीक है, अगर आपके फिजिकल रिसोर्सेज बढ़िया है तो आप कॉम्पीट कर सकते हो ना मार्केट में। उसके अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी की, तो टेक्निकल नो हाउ होता है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है, जो भी चेंजेस से किस तरीके से अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें इंटरनल इन्वायरमेंट के जो भी फैक्टर्स होते हैं, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं किस पे, फर्म पे। ठीक है, तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, और इसको किसी हद तक जो होता है बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं नीड्स और सिचुएशन के हिसाब से कुछ हद तक, सो एज टू अडॉप्ट द अकॉर्डिंगली इन डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से इंटरनल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। अब हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे, द इन्वायरमेंट विच लाइज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करें इंटरनल इन्वायरमेंट तो बिजनेस के अंदर का था, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस के बाहर का है, इज नोन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स आर अनप्रिडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या हो जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट की आज ये पॉलिसी है, कल को कुछ और हो सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता और हम इस पर कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, और दे आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द कंपनी, एक कंपनी के कंट्रोल के बाहर होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आगे क्लासीफाई किया माइक्रो और मैक्रो। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स से पढ़ते थे, माइक्रो जो होता था उसका नैरो स्कोप था, मैक्रो का ब्रॉड स्कोप था, वैसे यहाँ पे भी है। माइक्रो जो होता है उसको ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको। माइक्रो इन्वायरमेंट का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट होता है।
इट कंसिस्ट ऑफ अ कंपनीज इमीडिएट इन्वायरमेंट, ये कंपनी का क्या होता है, इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है जो कि इसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। इट इंक्लूड कस्टमर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा। द माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट द एलिमेंट्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट द कंपनी, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कंपनी को। माइक्रो इन्वायरमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे दिया है। अब जैसे कि हम बात करें कस्टमर को, तो जो कस्टमर्स होते हैं, द फर्म मस्ट कीप इन माइंड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर चाहते क्या है वो पता लगाना, उनकी नीड और वांट्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी रिक्वायरमेंट को जानना और इसी के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स है वो बना के उनको देना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना के देना या डिसीजन लेना, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन द आइडेंटिफाइंग द नीड, वांट, लाइक, डिसलाइक ऑफ द कस्टमर, कस्टमर क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं वो पता लगाना, तभी बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। अगर कस्टमर की नीड के हिसाब से कोई प्रोडक्ट बनाया है तो कस्टमर क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे ऑफ कोर्स। अब बात करें कॉम्पिटिटर्स की, तो कंपनी को आइडेंटिफाई करना है कॉम्पिटिटर की एक्टिविटी क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कॉम्पिटिटर के बारे में, जैसे कि वो क्या प्राइसेस रखते हैं, उनके प्रोडक्ट कैसे हैं, वो किस तरीके का प्रमोशन करते हैं अपने गुड्स का, या डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजीज क्या है, ये सब का पता लगा के फिर उसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, ताकि उसको उनको उनसे कम्पीट कर सके। तो कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। अब बात करें सप्लायर, सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं और हमें एक रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लाई जो है वो बना के रखना है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग हो वो स्मूथ हो सके। अनसर्टन सप्लाई होते हैं जिससे कि फर्म जो हो सकती है उसको हाई इन्वेंट्री कॉस्ट लग सकती है, ठीक है। अगर हमें पता है कि हमें 1000 मतलब कुछ कोई रॉ मटेरियल है समझो, वो 1000 ही चाहिए हमें, ठीक है, और हम 1500 रखते हैं, तो हमें क्या होगा कि हमें हाई इन्वेंट्री का कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या होगा, हाई इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो बियर करना होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे दिया है अनसर्टन सप्लाईज कंपेल द फर्म टू मेंटेन हाई इन्वेंट्री एंड रिजल्टिंग इंक्रीज इन द कॉस्ट। द बिजनेस शुड नॉट रिलाई ऑन द सिंगल सप्लायर। तो जैसे कि हमने बात किया था कि बिजनेसेस को एक ही सप्लायर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है, उसको मल्टीपल सप्लायर के साथ रिलेशन बना के रखना है। कभी एक सप्लायर ने हमें सप्लाई करने से मना कर दिया तो हमारे पास अदर ऑप्शंस तो होंगे ना। अब बात करें मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की, तो मार्केट इंटरमीडियरीज में एजेंट्स आ जाते हैं, आपके ब्रोकर्स आ जाते हैं जो हेल्प करते हैं बिजनेस फर्म को उनके कस्टमर को ढूंढने में। दे हेल्प इन अ फर्म टू प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर। तो ये बेसिकली फर्म को हेल्प करते हैं उनके प्रमोशन या डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब बेसिकली ये लिंक करने का काम करते हैं फर्म एंड फाइनल कस्टमर के बीच में। तो जो ये इंटरमीडियरीज होते हैं ये बीच में आ जाते हैं, ये हमारा बिजनेस हो गया और ये हमारा कस्टमर हो गया, तो इनके बीच में एक लिंक बैठाते हैं, ठीक है। बिजनेसेस के प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें होलसेलर आ जाते हैं, आपके रिटेलर, एडवर्टाइजिंग फर्म, मीडिया, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये हो गया आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रो का पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं मैक्रो का। मैक्रो का मतलब ही होता है ना ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे। जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सोसाइटियल फैक्टर। इसमें लार्जर सोसाइटियल फैक्टर्स आते हैं जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग ऑफ अ फर्म। माइक्रो इन्वायरमेंट नोन एज अ जनरल इन्वायरमेंट। अगेन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, मैक्रो इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, जनरल इन्वायरमेंट। द मैक्रो फैक्टर्स जनरली अनकंट्रोलेबल, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैक्रो इन्वायरमेंट जो होता है इसको आगे क्लासीफाई किया है यहाँ पे। सबसे पहले डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट देख लेते हैं। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। ह्यूमन पॉपुलेशन की साइज क्या है, वहाँ पे एजुकेशन का लेवल क्या है, ज़्यादा एजुकेटेड है या कम एजुकेटेड है, एजेस क्या है, ऑक्यूपेशनल लेवल क्या है, इनकम क्या है, स्टेटस क्या है। business deals with the people, so they have to study in detail the various component of the demographic environment। मतलब बिजनेस को यहाँ पे इन पब्लिक से ही तो डील करनी है, इन पीपल से, तो इनके बारे में अगर डेटा कलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है, जो इनकी टारगेट पॉपुलेशन है इनके बारे में डेटा कलेक्ट करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाएंगे।
अगर वही हम बात करें कि अगर पॉपुलेशन जो है किसी कंट्री की ज़्यादा होती है तो उस कंट्री के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है बिजनेस की। वही कम पॉपुलेशन हो तो क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो जाती है। अब बात करें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, आपका नेचर आ जाता है इकोनॉमी का, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी कौन से मतलब डेवलपमेंट के स्टेज में, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, लेवल ऑफ इनकम ऑफ द इकोनॉमिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट अमंग द सिटीजन, लिंकेज विद ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज में आपकी फिजिकल मॉनिटरी पॉलिसी आ जाती है, इकोनॉमिक सिस्टम्स आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। बट आपके सिलेबस में जो कवर करनी है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज कवर करनी है और इकोनॉमिक सिस्टम कवर करने। अब बात करें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की, तो टेक्नोलॉजिकल हैज़ brought about far reaching changes in the method of production, quality of goods, productivity and packing। अब देखिए पहले जो प्रोडक्शन के मेथड थे अब वो ऐसे प्रोडक्शन के मेथड नहीं है, काफ़ी बदलाव आ गया है। अभी हमने बहुत ज़्यादा मशीन्स हो सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को अपनाया है, टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करते जा रहे हैं। पहले जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन थे अब वैसे नहीं प्रोडक्ट किए जा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। पहले ज़्यादा समय लगता था, अब वही चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हैं। गुड्स की बात करें तो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आए हैं, गुड्स की क्वालिटी में बदलाव आया है, ठीक है। पहले क्वांटिटी पे फोकस किया जाता था बट अब क्या किया जाता है, क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आई है, ठीक है। पैकिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। देयर इज़ अ कंस्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस, और आगे भी चल के देखिए कितना चेंज होता रहेगा टेक्नोलॉजी, और बिजनेसेस को इसको अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करिए सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट की, तो सोशियो कल्चर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द दो वर्ड। यहाँ पे देखते हैं दो वर्ड है, सोशियो कल्चर का मतलब यहाँ पे दो शब्दों से बना है, एक तो सोसाइटी है, दूसरा है कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर दोनों एक्सटर्नल ही फैक्टर्स है और बियॉन्ड एनी वन कंट्रोल, दोनों भी कंट्रोल के बाहर ही है। सोसाइटी और कल्चर दोनों भी बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, पर ये अफेक्ट करती है बिजनेस को। अब देखिए किस तरीके से। सोसाइटी का मतलब क्या होता है वो समझिए, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ रहते हैं और शेयर द सेम ज्योग्राफिकल एरिया, जिनका सेम ज्योग्राफिकल एरिया है और जो एक साथ रहते हैं आसपास, मतलब बोलते हैं ना सोसाइटी, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ रहते हैं, ठीक है। और कल्चर का मतलब क्या होता है, शेयर वैल्यू, मतलब क्या वैल्यूज, क्या बिलीव्स, क्या कस्टम्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल के, विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम हैविंग डिफरेंट आइडियाज, आर्ट, साइंस, नॉलेज। अलग अलग लोगों के अलग अलग कल्चर्स होते हैं, ठीक है। अब कल्चर में हम बात करें तो नॉलेज भी आ जाता है, वैल्यूज़ भी आ जाती है, बिलीव्स भी आ जाती है, मोरल्स भी आ जाते हैं। मोरल्स में बोल सकते हैं कि आपके एथिक्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट के ऊपर, तो बेसिकली इसमें एथिक्स आ जाता है। एथिक्स की अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बिजनेस को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बिजनेसेस को कौन कौन से एथिक्स अपनाने चाहिए, तो पहली बात तो कस्टमर को चीट नहीं करना है, उनको क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करनी है। दूसरा अगर हम बात करें एथिक्स के अंदर क्या आएगा, ठीक है, इसके अंदर एक वर्ड आता है एथिक्स, आपको आगे इस पे क्वेश्चन भी दिखाई देगा। तो एथिक्स में जो बिजनेस को एथिक्स अपनाना चाहिए वो क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं कुछ रूल्स होते हैं या कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको बिजनेस को अपनाना होता है ताकि जो इसकी फंक्शनिंग है वो अच्छी तरीके से चल सके। जैसे कि कस्टमर को चीट नहीं करना है, ठीक है, उनको क्वालिटी ऑफ गुड्स, अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करनी है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, कंपटीशन को बढ़ावा देना है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही आया था मोरल्स बोल सकते हैं, लॉज, कस्टम, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कल्चर के अंदर। कल्चर बेसिकली पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, किसके थ्रू, फैमिली के थ्रू पास होता है, स्कूल्स, कॉलेजेस। बिजनेस जो होता है ये अभिन्न अंग है सोशल सिस्टम का, हम इसको अलग नहीं कर सकते, बिजनेस को हम सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते, वो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। अब बात करिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन अ कंट्री इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेशन ऑफ द गवर्नमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर विच फर्म ऑपरेट। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसमें फर्म्स क्या होती है, ऑपरेट होती हैं। और मैंने क्या बताया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जितना स्टेबल हो उतना बढ़िया होता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज स्टेबल होती हैं
या बोल सकते हैं कंसिस्टेंट रहती है, तो बिजनेस को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल मतलब बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बार बार चेंज होती रहती है, तो बिजनेसेस को भी उनके हिसाब से चेंज होना पड़ता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेचुरल इन्वायरमेंट में रिसोर्सेस होते हैं, लैंड, वाटर, मिनरल इज अ फंडामेंटल फैक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट में ये सारे रिसोर्सेस आ जाते हैं जिसका बिजनेस फर्म यूज़ करती है। इसमें नेचुरल रिसोर्सेस आते हैं, वेदर, क्लाइमेट कंडीशंस आती है, पोर्ट फैसिलिटीज़ आती है, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, सॉइल, बोल सकते हैं सी, रिवर, ये सारे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। अब बात करें लीगल इन्वायरमेंट की, तो सेट ऑफ फॉर्मल लॉ, बोल सकते हैं सेट द फॉर्मल रूल्स, लॉस, रेगुलेशन, इसमें लॉस एंड रेगुलेशन आ जाते हैं फॉर द कंट्रीज ऑपरेशनल सिस्टम, जिसके थ्रू कंट्री जो है वो ऑपरेट करती है। इसमें लॉस बोल सकते हैं, लॉस एंड रेगुलेशन आते हैं, फॉर्मल रूल्स आते हैं, ठीक है। इट क्रिएट फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच ए कंट्री बिजनेस हैज़ टू ऑपरेट। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जिसमें बिजनेसेस को ऑपरेट करना होता है। बहुत सारे लॉस आपने देखे हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया आपका 1930 हो गया आपका, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और बहुत सारे लॉज है जैसे जीएसटी है। तो अलग अलग लॉज जो होते हैं जो बिजनेस पे अप्लाई होते हैं, कंपनी लॉ हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें एक फ्रेमवर्क होता है जिसको अपनाना होता है बिजनेस को। अब यहाँ पे हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, हो सके तो आप खुद आंसर करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे देखिए राइवल फॉर्म दिया है, टेक्नोलॉजी, इम्प्रूविंग क्वालिटी, एथिक्स इन बिजनेस, लिस्ट 2 में दिया है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर मैं आंसर करती हूँ। तो देखिए जो राइवल फर्म होता है, ठीक है, या टेक्नोलॉजी की बात करें, सबसे इजी जो है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था वो बता देती हूँ, ठीक है। इसको लगाना कैसा है, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट आपको कहीं पे भी दिखेगा तो इसमें एक ही आएगा चीज़, एथिक्स इन अ बिजनेस, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कुछ एथिक्स बिजनेस को अपनाने होते हैं, ठीक है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ देखिए चीटिंग नहीं करनी है, कस्टमर, सोसाइटी में रहने वाले कस्टमर्स के साथ चीटिंग नहीं करनी है, अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, ठीक है, और कंपटीशन को बढ़ावा देना है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आ सकता है। तो डी का सेकंड आएगा। अब देखिए डी का सेकंड एक ही में है, ठीक है। और हम आगे मैच कर लेते हैं इम्प्रूविंग क्वालिटी। तो देखिए क्वालिटी जो है वो एक ना तो एक्सटर्नल में हमने देखा था, ना तो इंटरनल में देखा था। हम इसको ग्लोबल इन्वायरमेंट से जोड़ते हैं, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट में बेसिकली हमने इसमें बहुत सारे जैसे बात करें IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, ठीक है। तो इसमें इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बिजनेस को अडॉप्ट करने होते हैं। तो बेसिकली क्यों किया जाता है, ताकि ओवरऑल जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव किया जा सके। और अगर हम बात करें नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमने एक्सटर्नल में देखा था ना, अभी तो हमने यहाँ पे देखा था, समझ में आ गया होगा आपको। अब टेक्नोलॉजी है तो एक्सटर्नल में जाएगा। अब बचा हमारा एक ही, हमारा क्या है, राइवल फर्म। राइवल फर्म्स जो होंगे वो देखिए यहाँ पे राइवल फर्म्स का मतलब, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन में ना इंटरनल इन्वायरमेंट दिया है। बट इंटरनल इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट में हमने देखा था कहीं पे राइवल फर्म नहीं था। तो इस क्वेश्चन में ये तीनों मैच हो रहे हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है। तो राइवल फर्म को हमें इंटरनल इन्वायरमेंट से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं राइवल फर्म को हम इंटरनल से जोड़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हमने देखा था चार्ट में भी, तो वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स जो थे वो माइक्रो में आ रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 3 तो ऐसे ही मैच हो रहे हैं, तो ये भी इस तरीके से मैच हो जाएगा। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ये पूरी तरीके से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और ये माइक्रो के अंडर आता है, टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आंसर की के हिसाब से UGC नेट के यही फर्स्ट ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करें, ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स, द कंपनी कैन अल्टर और मॉडिफाई सच फैक्टर टू सूट द इन्वायरमेंट। असर्शन और रीजन दिया है, आपको पढ़ना है और इसका आंसर देने की कोशिश करनी है कि क्या होगा आंसर।
तो देखिए अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा था और ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएगा। इंटरनल फैक्टर जो होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, यस। और कंपनी इनको अल्टर और मॉडिफाई कर सकती है जिससे कि उसको सूट करे इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोनों भी हमारे करेक्ट है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। अब यहाँ पे बात करें इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है इंटरनल इन्वायरमेंट का, वो हमें बताना है। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कस्टमर होगा। कस्टमर्स आपका एक्सटर्नल के अंदर आता है, एक्सटर्नल के अंदर भी वो किसके अंदर आता है, माइक्रो के अंदर आता है। और ये जो आपका मिशन ऑब्जेक्टिव देखा था, ह्यूमन रिसोर्स देखा था, वैल्यूज देखी थी, हमने किस में देखी थी, इंटरनल इन्वायरमेंट में देखी थी। अब बात करें इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है इंटरनल इन्वायरमेंट का। तो देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट का कुछ एलिमेंट्स होते हैं, या बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कैपेबिलिटीज़ होती है, ठीक है। अब इसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ यहीं पे। तो कुछ कैपेबिलिटीज़ होती है, कुछ मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। मार्केटिंग कैपेबिलिटी में प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है, प्राइसिंग से रिलेटेड होता है। और ऑपरेशन कैपेबिलिटी होती है कि कैसा प्रोडक्शन किया जा रहा है किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज का, ठीक है। और पर्सनल कैपेबिलिटीज़ होती है कि मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्वालिटी क्या है, वो उनकी स्किल क्या है, ठीक है, वो किस तरीके से डेडिकेटेड है। तो पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है यहाँ पे। तो ये तीनों कैपेबिलिटी होती है। मनी एंड कैपिटल मार्केट ये कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो ये सबसे अलग है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है, यहाँ पे पढ़ते हैं माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये जो यहाँ पे देख रहे हो ये इसका पार्ट है, ठीक है। ये इधर इस मतलब मैं अगर बात करूँ, ये जो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर है ये यहाँ पे आएगा, इसके आगे का सेंटेंस है यहाँ पे चला गया है, ठीक है। माइक्रो तो देखिए नॉन प्राइस कंपटीशन, डिज़ायर कंपटीशन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लगाने की कोशिश करें मैच, तो यहाँ पे दिया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है। कंपटीशन अमंग द डाइवर्स प्रोडक्ट टारगेटिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनपुट सप्लायर्स, स्पॉन्सरिंग इवेंट लाइक स्पोर्ट्स, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन प्राइस कंपटीशन की, तो ये आंसर हो सकता है इसका, स्पॉन्सरिंग इवेंट्स लाइक अ स्पोर्ट्स। अब डिज़ायर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन अमंग द डाइवर्स प्रोडक्ट टारगेटिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये हो सकता है। कंपटीशन क्यों की जाती है, बेसिकली ताकि कंज्यूमर की जो इनकम है उसको क्या किया जा सके, लिया जा सके, ठीक है। प्रोडक्ट को मतलब हम कोई पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं ताकि वहाँ पे उन पॉपुलेशन के जो भी इनकम है उसको टारगेट मतलब उनकी इनकम को जो है वो क्या किया जा सके, जो है हम बोल सकते हैं उनकी इनकम के लिए ही कंपटीशन होता है, ठीक है। तो कंपटीशन अमंग द डाइवर्स प्रोडक्ट टारगेटिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो ये आपका आ जाएगा किसमें, डिज़ायर कंपटीशन में। एक तरीके का डिज़ायर कंपटीशन होता है क्योंकि सब लोग कंज्यूमर की इनकम के लिए ही क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं ना। अब बात करें माइक्रो, अब यहाँ पे वर्ड ध्यान में रखना, माइक्रो दिया है तो माइक्रो में हमारे सप्लायर्स तो आ ही जाएंगे। अब बात करें मैक्रो, मैक्रो में क्या आ जाएगा आपका, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे देखते हैं ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, तो ये हमारा ये आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट, सोशो कल्चर इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, एथिकल इशूज, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज होगा, यहाँ पे पॉलिसीज होगा, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज होता है। उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, ज्यूडिशरी पावर। अब हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इजी क्या बताया मैंने, सोशो कल्चर इन्वायरमेंट में क्या आता है, एथिकल, यहाँ पे लगा दो इसको। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ पे दो बचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है और हमारा आ गया पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट, दो बचा है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है यहाँ पे,